और एक नई बात शुरू हुई है। ओडिशा में 40,000 से ज्यादा महिलाएं गायब हो गई हैं। आज तक नहीं मालूम कि ये महिलाएं कहां गईं। महिलाओं के खिलाफ हर रोज यहां अत्याचार होता है, रेप होता है, बलात्कार होता है। हर रोज ओडिशा में 15 महिलाओं का बलात्कार होता है और आपकी सरकार को कुछ लेना देना नहीं। आपकी सरकार सिर्फ 24 घंटे आपका खून चूसती है, आपकी जमीन छीनती है। ना उनको महिलाओं से कुछ लेना देना, ना उनको रोजगार दिलवाना है, ना उनको युवाओं से कुछ लेना देना है। डोवाल जी कह रहे हैं और इस पूरे के पूरे विपक्ष जो झूठे दावे हैं उन सब की पोल इससे खुल जाती है, क्योंकि अब प्रमाण मांग रहा है भारत, सिर्फ झूठ और भ्रमित करने के तौर तरीके नहीं। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए कितना एक सटीक और एक स्वदेशी प्रतिकार रहा है भारत के दृष्टिकोण से। अजीत डोवाल ने यह भी कहा कि ऑपरेशन न सिर्फ तकनीकी रूप से बिल्कुल सटीक था, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की रक्षा नीति का एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है, उदाहरण है। कोई भी विदेशी सहयोग के बगैर सिर्फ भारतीय इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी और हमारा संकल्प। तो इसलिए विपक्ष का पूरा की पूरा नैरेटिव झूठा था और अगली बार कोई भी कुछ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सवाल उठाए तो अजीत डोवाल जी का ये बयान और उनकी चुनौती साफ पेश करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सबूत और प्रमाण मांगे हैं। बिहार चुनाव को लेकर भी वही आरोप लगाया जो महाराष्ट्र चुनाव के दौरान लगाया था, क्या आपका कहना है? देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी को इस बात का पूरा एहसास और अंदाजा है कि एक बार फिर से करारी शिकस्त उनका इंतजार कर रही है और इसीलिए उन्होंने अभी से और उनके साथियों ने मिलकर बाकायदा इलेक्शन कमीशन की जो संवैधानिक प्रक्रिया है उस पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मैं कोई नहीं हूं जो तय करूंगी कि क्या करना है इलेक्शन कमीशन को, ना ही मैं इलेक्शन कमीशन की प्रवक्ता हूं। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से सक्षम है, उनके वकील और वो पूरी तरह से अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी क्यों फिक्र है राहुल गांधी को कि वो गैर भारतीयों को लिस्ट से हटने से लेकर परेशान है? क्या उनको बिहार के भारतीय बिहारी निवासियों पर भरोसा नहीं है? उन्हें इस बात का डर क्यों है कि इस बात की जांच पड़ताल की जा रही है कि कौन वहां पे बाहरी है या देश का नहीं है, देशवासी नहीं है? काश ऐसी फिक्र वो देशवासियों के लिए, बिहार निवासियों के लिए करते। उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव पर भी इल्जाम लगाए थे, आपको याद होगा, और महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने बहुत ही तीखी टिप्पणी की है और कहा है कि एक भी सबूत या तथ्य ये नहीं किसी तरह से संदेश देता या अंदेशा देता है कि किसी भी तरह की कोताही बरती गई। इलेक्शन कमीशन ने अपना काम संवेदनशीलता से, पारदर्शिता के साथ, बहुत ही जिम्मेदारी से किया है और इलेक्शन कमीशन के लिए पूरी तरह से उनके शब्द इलेक्शन कमीशन के लिए थे, तो वो फटकार मिली है। सुप्रीम कोर्ट से भी इलेक्शन कमीशन और सीईसी के मुद्दे को लेकर इतने जजमेंट्स, इतने रूलिंग्स और इतने स्टेटमेंट्स आए हैं। तो सवाल यह है कि जब जीत जाते हैं तब सब कुछ ठीक हो जाता है और अभी हारने का ऐसा डर कि पूरा समा बांधा जा रहा है। क्यों? भारत में इलेक्शन है, भारत का राज्य है बिहार, तो भारतीय तो वोट करेंगे ना, क्यों करेंगे बांग्लादेशी और रोहिंग्या? ये तो सीधा सीधा सवाल है और ये सीधा सवाल भारतीय जनता पार्टी पूछेगी और जो भी सुप्रीम कोर्ट को कहना है वो सुप्रीम कोर्ट कहेगा। जो भी इसको तीखे सवाल पूछने इलेक्शन कमीशन से वो पूछेगा और इलेक्शन कमीशन अपने आप में सक्षम है। हमें किसी को इलेक्शन कमीशन का प्रवक्ता बनना नहीं चाहिए, ना ही कोई जरूरत है। रेप के मामले और तमाम महिलाओं से जुड़े मामलों पर सरकार पर आरोप लगाया राहुल गांधी ने, आपकी? राहुल गांधी के कौन से सलाहकार या ट्यूटर उनको इस तरह की जानकारी देते हैं? ये बेहद संवेदनशील मुद्दा है और राहुल गांधी ने जो 40,000 महिलाओं की बात कही है कि वो ओडिशा से गायब हुई हैं, ये इस तरह के आंकड़े एनसीआरबी में तो कहीं भी नहीं है। राज्य पुलिस की भी अगर बात की जाए तो पूरे की पूरी संख्या
पूरी तरह से मनगढ़ंत है। इसका कोई आधार तो होना चाहिए। जो भी एफआईआर होती है या गुमशुदगी का कोई भी केस होता है, उसके रिकॉर्ड मौजूद होते हैं। तो ये 40,000 का आंकड़ा कहाँ से आया? जहां तक बात है महिलाओं की और उनके खिलाफ जो अपराध होते हैं, उस पर भाजपा सरकार का जीरो टॉलरेंस है। तो अगर आप कुछ आंकड़े पेश भी कर रहे हैं, आपको फिक्र है, तो कम से कम आप सबूतों और तथ्य के साथ तो उनको पेश कीजिए। तो ये सारे के सारे भाषण जो दिए जा रहे हैं राहुल गांधी जी की तरफ से, चाहे वो उड़ीसा में हो या फिर बिहार या महाराष्ट्र को लेकर हो, पूरी तरह से भ्रामक है, आधारहीन है और एक तरह से वो भड़काने का काम कर रहे हैं, जिसमें कोई भी सच्चाई नहीं है और जिससे उनका जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि बस झूठ बोलो, भ्रमित करो। लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया है, वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। भगवंत मान के उन बयानों को लेकर आप क्या कहेंगे जिसमें प्रधानमंत्री पर तंज कस रहे हैं, खासकर उनकी विदेश यात्राओं को लेकर? भाई, भगवंत मान जी बहुत ही ज्ञानी ध्यानी बन गए हैं। हमको तो वो भगवंत मान भी याद हैं जो जर्मनी गए थे और जर्मनी से जब लौट रहे तो कैसे बोरिस येल्सिन 1999 में जिस तरह से वो पूरी तरह से पीकर, होश और हवास खोकर बिल्कुल मंडरा रहे थे, किस तरह से उस फ्लाइट से उनको हटाना पड़ा था, किस हालत में थे। अब वही भगवंत मान जी जो पंजाब में नशा और बेरोजगारी नहीं रोक पा रहे हैं, वो बड़े बड़े ज्ञान दे रहे हैं, वो भी विदेश नीति पर। यहाँ की मतलब सबसे बड़ा ये व्यंग इसको समझें, तंज समझें, मजाक समझें कि उनके जैसे कॉमेडियन और जोकर विदेश नीति की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और सलाह दे रहा है भाई अपने गांव संभालें, देखिए क्या हालात है। G7 की जो रणनीति है उसको बाद में समझाएं। तो पंजाब की जो कानून व्यवस्था है उसका हाल देखिए कि गैंगस्टर लाइव वीडियो में धमकी दे रहे हैं और ये है कि मोदी जी को अंतर्राष्ट्रीय ट्रिप्स में और संबंधों के बारे में ये बिल्कुल लाइव जानकारी दे रहे हैं। तो बस जब क्यों मतलब ऐसी हिमाकत कोई करे भी, तो भगवंत मान जी बजाय ये कि अपने को संभालें, खुद के अंदर के जो उनके डीमंस हैं उनको संभालें और जो भी नशा रोकने के लिए, नशाखोरी को रोकने के लिए जरूरतें हैं उसको पूरा करें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।